कॉमेडी जो चीज़ है, आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, अगर आप में नहीं है वो टाइमिंग, तो कभी कुछ नहीं कर सकते। तो उन दोनों को छोड़ दें हमें कमरे में, तो आप और कैमरा रख दो, तो कुछ ना कुछ फनी निकलेगा ही निकलेगा, बिकॉज दोनों पोलर ऑपोजिट्स हैं। विक्रांत से अच्छा रिएक्शन कोई दे नहीं सकता, तापसी से अच्छा एक्शन कोई कर नहीं सकता। यही अगर एक लाइन को अगर हम बैठ के अगर उसको डाइसेक्ट करने लगे तो ये मेरे लिए तो बहुत सच है ये, कि संबंध तो मानसिक होते हैं, शारीरिक तो सिर्फ संभोग होता है। चार दोस्त कभी फिल्म का जिक्र हो तो उस बारे में बैठ के सिर्फ फिल्म ही नहीं, फिल्म से उन्होंने क्या चीजें ली हैं उनको भी डिस्कस करें। अभिनंदन आप सभी का दी लल्लन टॉप के प्रोग्राम लल्लन टॉप अड्डा में, जिसमें आज हमारे साथ हैं फिल्म हसीन दिलरुबा की टीम के लोग, प्रमुख लोग। हसीन दिलरुबा नेटफ्लिक्स पर 2 जुलाई को रिलीज होने वाली है। ये एक मर्डर मिस्ट्री भी है, थ्रिलर भी है, कॉमेडी भी है, एक लव स्टोरी भी है। और फिल्म के बारे में ज़्यादा बात करेंगे फिल्म के लोगों के साथ। हमारे साथ हैं डायरेक्टर विनिल मैथ्यू। डायरेक्टर विनिल मैथ्यू एड फिल्म मेकिंग के बैकग्राउंड से आते हैं। मैं ब्रीफली बता देता हूँ, पहले बहुत से एड्स उन्होंने बनाए और उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी हंसी तो फंसी, 2014 में वो फिल्म आई थी। और उनका एक एड मुझे बहुत पसंद है, अमन की आशा के लिए उन्होंने बनाया था वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने ही बनाया था, जिसमें एक बहुत दूर सुदूर एक बॉर्डर होता है जहाँ पे एक बुजुर्ग होता है, वो कुछ साइन देने की कोशिश कर रहा होता है। बुजुर्ग सामने बैठे होते हैं, किसी के दांत नहीं होते हैं, किसी के बाल रंगे होते हैं, और वो खिलखिला रहे होते हैं, उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं, और वो साइन दे के बताने की कोशिश कर रहा होता है कि कौन सी फिल्म का नाम तुमको गैस करना है। और बॉर्डर के इस पार इंडिया में खड़े लोग दूरबीन से देख रहे होते हैं कि कौन सी फिल्म है। जब वो पता लगा लेते हैं कि ये DDLJ है, तो फिर वो फोन करते हैं पहाड़ी से नीचे। फिर एक व्यक्ति फोन करता है ऑल इंडिया रेडियो को कि इस फिल्म के गाने बजाएं, और उस फिल्म के अंदर के शुरू के 5 से 7 सेकेंड्स में आप बंद जाते हैं। मतलब आप बुजुर्ग, और वो जैसे एक महिला होने का अभिनय कर रहा है और जैसे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं सामने वाले, तो लोगों को वो जाके जरूर रिविजिट करना चाहिए। विनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तापसी पन्नू हैं। तापसी पन्नू की पहली रेफरेंस है वो आड़ू कलम है, जिसने 6 नेशनल अवार्ड जीते थे, बहुत जबरदस्त फिल्म थी। उसके बाद नाम शबाना, उनका एक्शन हमने देखा, मुल्क, थप्पड़ और मनमर्जियां, बहुत से पावरफुल रोल्स उन्होंने किए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विक्रांत मैसी हैं। विक्रांत मैसी का सबसे पावरफुल रोल शुतु का था अ डेथ इन द गंज में, और बाकी बालिका वधू से लेके और हसीन दिलरुबा तक की उनकी जर्नी रही है। बालिका वधू जब आता था तो बहुत रिस्ट्रेंट सा कैरेक्टर था जब वो आए थे, और ऐसा लगता था कि यार ये बाकी सारे बच्चों से अलग एक नजर आने वाला सा टीनेजर है, ये कुछ अलग करेगा। इतना अलग करेगा ये नहीं पता था। तो बहुत बहुत बधाई आपको इतने अच्छे करियर के लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि विनील जी से पहला सवाल है मेरा कि आपने कहा था एक बातचीत में बहुत पहले कि जब आप 10वीं क्लास में थे तब आपने रोजा फिल्म देखी थी मणिरत्नम साहब की, और उसके बाद वो आपके लिए डिफाइनिंग मूवमेंट हो गया था और वही सिनेमा आपको लेके आया। और उसके बाद आपने एक आर्टिकल पढ़ा था मणिरत्नम साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब समय आ चुका है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो फिल्म मेकिंग में आए और न्यू एज फिल्म्स बनाएं। हसीन दिलरुबा क्या वो न्यू एज फिल्म है? गजेंद्र, वो आपको बताना पड़ेगा कि न्यू एज है कि नहीं। हम तो मतलब या मैं दैट आपने अच्छा रिसर्च भी किया, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम डूइंग दैट। ये खैर कुछ 20-25 साल पहले की बात है। आई वाज स्टडीइंग इकोनॉमिक्स एंड आई वांटेड टू बी एन इकोनॉमिस्ट, एंड देन जब मैं रोजा देखा तो आई वाज सो इन्फ्लुएंस्ड, एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट रोजा बट परिंदा आल्सो, विनोद चोपड़ा, एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड। एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हमारे जनरेशन के सब इंस्पायर होते हैं ये फिल्मों से, एंड हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि फिल्म मेकिंग इज समथिंग व्हिच वी वुड वांट टू डू। कमिंग टू हसीन दिलरुबा, कॉन्शियसली हमने ऐसे फिल्म नहीं बनाई कि सोच के कि न्यू एज फिल्म बनानी है, बट कनिका धिल्लन ने जो एक स्टोरी लिखी थी, वन इज जस्ट ट्राई टू बी ट्रू टू दैट स्टोरी। कहानी को जो जरूरत है वो हमने कोशिश की कि उसको ठीक से उसको लैंड करी फिल्म। जो इमोशंस हैं, जो उसका थ्रिल है, वो सब उसमें वो न्यू एज थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं पहली बार फुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आपके सारे कैरेक्टर्स हैं थोड़ी ग्रे हैं, उनमें थोड़ी डेप्थ है, एक थोड़ी नुआंसिंग है। मेन स्ट्रीम फिल्म के अंदर
कोशिश की है कि इसको एकदम मतलब सिंपलिस्टिक या बाइनरी ना बनाए, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो। तो इवन जो आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनमें भी अच्छाइयाँ हैं, और उनके लिए एक मोटिवेशन दिया है, उनकी जो सबकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी रियल रखी है। तो कोशिश ये किया कि मेन स्ट्रीम फिल्म के फॉर्मेट के अंदर हम एक थोड़ी एक इंटेलिजेंट, सेंसिबल और एक रियलिस्टिक फिल्म की और या रियलिस्टिक एग्जीक्यूशन करें उस फॉर्मेट के अंदर। आप लोगों डायरेक्शन की अप्रोच और एक्टिंग की अप्रोच पे मैं बात करना चाहूंगा। उससे पहले एक सवाल मेरा ये है, या आप फीडबैक कह लीजिए, कि फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मर्डर मिस्ट्री होने के अलावा जो सबसे जबरदस्त चीज है वो उसकी कॉमेडी है। मतलब जो रिफ्रेशिंग कॉमेडी बार बार आती रहती है, जैसे खास तौर पे वो सीन्स जिसमें यामिनी जी हैं। यामिनी जी जो माँ का रोल प्ले करती हैं विशु की, और तापसी की मदर इन लॉ का रोल प्ले करती हैं। वो निमित दास जी की माँ भी हैं, और उन्होंने सुई धागा में बहुत अच्छा काम किया था। और यहाँ वो एक्सटेंशन है, बहुत रिफ्रेशिंग एक्सटेंशन है। ऐसा लगा था सेम होगा, लेकिन सेम नहीं है। उसमें जैसे सीन्स आप देख लीजिए कि खास तौर पे पहला सीन है जब सब्जी काट रही होती हैं और वो लड़ रही होती हैं, और बहू भी 21 होती है, वो जवाब पकड़ा रही होती है कि 5 फुट 8 इंच का निकला, तो तुम क्या बात कर रही हो। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसी बातचीत हो सकती है। फिर एक वो जब जब लव बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं दोनों नवविवाहित लोग, और वो बीच बीच में कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑफ स्क्रीन इन सीन्स को करते हुए क्या हंसी का कोई विस्फोट पैदा हुआ कि यार मतलब हंस हंस के पागल हो गए, कुछ ऐसा? Should I take it? आप सभी से सवाल है, सभी से। हाँ नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज अभी आपको तो बिकॉज वी हैड लॉट ऑफ फनी पीपल ऑन सेट। मतलब हमारे टीम जो थोड़े पागल टाइप के लोग थे, सब लोग सब अपने अपने अतरंगी ये है। तो यामिनी जी है, वो एक्चुअली बहुत मजेदार, शी इज अ वंडरफुल पर्सन। उनकी बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी है। वो ट्रेन्ड एक्टर नहीं है, पर उनका जो इंट्यूशन है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है जो पहले से है, वो तो इट्स इनक्रेडिबल। तो उनको तो हम लोगों ने खुला छोड़ दिया कि भैया आप अपनी मर्जी से करो जो करना है। तो इम्प्रोवाइज भी करती थी, लाइंस भी बदलती थी, भूलती थी, तो बड़ा मजा आता था। तापसी अभी इंट्रोडक्शन तो चाहिए नहीं उनका, मतलब तापसी ऑफ स्क्रीन सेंस ऑफ ह्यूमर इज, मतलब अभी तक मुझे आई फील हर कॉमिक टैलेंट हैज नॉट गिवन जस्टिस टू, बिकॉज जितनी फिल्मों की है इन्होंने, थ्रिलर सीरियस टाइप की, आई होप कि इसके बाद दे ऑल्सो सी तापसी की उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत सही है। और तापसी और विक्रांत का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब इट्स ये एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रास्टिंग। जो उनका जो पर्सनालिटीज हैं वो कॉमेडी के लिए ही बना है। मतलब प्राइमरीली अगर उन दोनों को छोड़ दें हमें कमरे में, तो आप और कैमरा रख दो तो कुछ ना कुछ फनी निकलेगा ही निकलेगा, बिकॉज दोनों पोलर ऑपोजिट्स हैं। विक्रांत से अच्छा रिएक्शन कोई दे नहीं सकता, तापसी से अच्छा एक्शन कोई कर नहीं सकता। तो ये जो मतलब जो इनका जो टीटी चलता है वो इट्स इन इटसेल्फ इट्स क्वाइट फनी। एंड आई वाज सेइंग इन प्रीवियस इंटरव्यू, कॉमेडी जो चीज है, आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, अगर आप में नहीं है वो टाइमिंग, तो कभी कुछ नहीं कर सकते। तो वो एक्टर्स का एक गिफ्ट है कि दे आर बॉर्न विद द सेंस ऑफ कॉमिक टाइमिंग। जिस तरीके से आप लाइन देते हो, जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हो, वो इट्स अ गिफ्ट। एंड all our actors not only have been trained well, but they also they've been born with this gift of comedy. तो it was a riot. हाँ, शूटिंग करते वक्त स्पेशली जब आप जो सास और बहू के जो सीन था, जो डाइनिंग टेबल वाले थे, शुरू में सब लोग हंस रहे थे, बाय द एंड ऑफ इट सब गाली भी दे रहे थे, क्योंकि मैंने उसको कितने टेक्स लिए हर एंगल से रिएक्शन के चक्कर में, कि एक जोक आप 5-6 बार करने के बाद ना वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। हमने कुछ 20-25 टेक्स लिए, तो तब तक तो सब लोग मतलब सर पकड़ के बैठ गए थे कि भैया खत्म करो। वरना शुरुआत में हर दिन हमारी बहुत सही शुरू होती थी, मतलब सब लोग हंस रहे हैं मजे में। थोड़ा जब स्लॉग ओवर्स शुरू हो जाते हैं तो सब थोड़ा थक जाते हैं, बट तभी वी हैड अ क्रेजी बंच ऑफ पीपल, तो बहुत मजा आया। आई थिंक विनिल ने दे दिया ना आंसर इस बारे में। तो ये ऐसा ही है, जैसे जो सीन में मैं बहुत हंसी हूँ वो पल्लू वाला सीन है, जो क्योंकि वो मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत फनी लगता है कि एक जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को रिझाने की कोशिश कर रही है पल्लू गिरा गिरा के। तो वो जो सीन पूरा हमने शूट किया, मेरे लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट था करना, क्योंकि मैं पूरा दिन हंसी जा रही थी, वो करते हुए शॉट में हंस रही थी। तो वो बहुत मतलब मेरे लिए देखने के लिए भी और करने के लिए भी बहुत फनी था। जी बिल्कुल, आई थिंक इन दोनों ने बहुत ही अच्छे से वो पूरा माहौल समझा दिया है कि कैसे माहौल था सेट पे। जो कैमरे पे हमने देखा है वो तो इवेंचुअली दिखाई है, बट उसके बिहाइंड द सीन्स
पब्लिक डोमेन में है भी, तो वो मेकिंग आ चुकी है बाहर और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, कि काफी फनी लगा है। जिन लोगों ने फिल्म अब तक देखी उनको काफी फनी लगा है। तो या आई थिंक देव सॉर्ट ऑफ एनकम्पस्ड एवरीथिंग। खूब मजा आया करते हुए। फिल्म का एक और कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जो बाकी सब सीन्स में है। फादर का जो कैरेक्टर है, जब वो लड़की देखने जा रहे होते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं पहचान नहीं पाया कि वो दयाशंकर पांडे जी हैं, लगान वाले। मुझे लगा ये कौन नया एक्टर है, और बिल्कुल बिल्कुल पहचान में नहीं आया। बहुत आगे जाके लगा कि हाँ। और उसके बाद भी किसी फिल्म में वो चुप नहीं रहे जितना चुप इस फिल्म में वो रहते हैं, और यही इसकी खास बात भी है। उनका चुप रहना बहुत अच्छा इम्पैक्ट पैदा करता है। और एक बहुत ही सार्थक और अच्छी बात यह है कि वो एकमात्र ऐसा आदमी होता है जो उस नई लड़की को उस घर में अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है। वो कुछ भी कर रही है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा है, वो लड़ रही है, गलत है, सही है, अफेयर है, कुछ भी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो एक्सेप्ट कर रहा है। और ये अगर एबिलिटी सब में आ जाए तो हम लोगों को ना तो ऐसी फिल्म बनानी पड़े, ना कोई मैसेज देना पड़े। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो बहुत मेमोरेबल कैरेक्टर बन गया है। और ये आप मानिएगा कि आपने बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स किए होंगे, मतलब आप नदी में आपने बोट डाली है, उसमें सब गिरे हैं, गए हैं, बहुत बड़े आपको तामझाम करने पड़े, लेकिन ये छोटा सा एफर्ट है, ये लंबे रास्ते तक जाएगा। और तापसी का आखिरी एक सीन जो मैं बताना चाहूंगा, जो मुझे पसंद आया है, जिसमें वो पति पत्नी लड़ रहे होते हैं और बाथरूम में बंद कर लेता है, और फिर तापसी मुड़ के जाते हुए कहती है गाय चाहिए। तो वो ये भी नहीं कहती है कि लड़की नहीं, गाय चाहिए इन लोगों को, बस इतना बोलती है गाय चाहिए। और गजब का वो गजब का डायलॉग, मतलब वो लंबे समय तक मेरे साथ रहेगा। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में लाइक जी बहुत ही खूबसूरत चीज आपने नोटिस की है। जैसे विनिल ने कहा, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, मतलब हम सब बहुत खुश हैं। वो उस पर्टिकुलर पूरे सीक्वेंस में आप देखेंगे सर, मैं आई वाज प्रीवी टू इट, तापसी जनरली इम्प्रोवाइज भी बहुत करती है, बट उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में सिर्फ वही नहीं, जब वो कहती है कि तुम्हारी माँ पकौड़े लेके मेरे पे चढ़ जाए, ये सारी चीजें लिखी नहीं थी, ये स्क्रिप्ट में लिखा नहीं गया था। इट जस्ट फ्लोड सीमलेसली, एंड आई थिंक आई लेट तापसी टेक दिस, बिकॉज़ शी इज फार बेटर इक्विप्ड टू आंसर दिस थिंग। वो जो गाय वाली लाइन थी वो लिखी नहीं थी सर, और वो टेक के पहले भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। विक्रांत, उसमें ने एक और चीज तापसी ने जो बहुत मजेदार की है कि जो इसका एक्सप्रेशन ड्रॉप होता है जब आप मीरा का कंटिन्यू करते हैं, मीरा के बारे में तो ऐसे देख रही है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछती है, अच्छा शी ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक, तब भी तो कि ये शेर के कोई में फंस रही है धीरे धीरे। तो जो दोनों ने किया है कि ये लगे विक्रांत आगे चल रहा है और तापसी वेट कर रही है, उसको और फंस रहा है वो, तो जो एक्सप्रेशन ड्रॉप है अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत ब्यूटीफुली किया है वो, मतलब इट वाज अमेजिंग। वो गाय वाला तो मेरे फ्लो में आ गया था। वो क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेशन था कि खाना बनाना, एक तो क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है रियल लाइफ में, तो वो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि सुंदर सुशील बहू कैसी होगी, तो वो सारा उस चीज पे वो तर्क था वो सारे टाइम के, मतलब मेरे को ये आता है, वो आता है, ये आता है, वो आता है, बट ये सब नहीं, तुम्हारी माँ को तो ये चाहिए। तो वो जब निकला एक साथ, जो भड़ास निकलती है, वो मेरी स्पॉन्टेनियसली वो मेरे मुंह से ना निकल गया, और मुझे ये नहीं पता था कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वो जस्ट मेरा निकलते हुए बस वो निकल ही गया, वो गाय चाहिए सबको। हाँ, तो वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज था, आई एम ग्लैड वो रखा गया है। वो बहुत अंदर से निकला था मेरे। वो लाइन भी जो है ना, जो इतनी खूबसूरती से इन्होंने कही कि सुबह सुबह तुम्हारी माँ पकौड़े लेके मुझ पे चढ़ गई और तुम्हारे मुंह से चूं तक नहीं निकली, और नन ऑफ दिस वाज रिटन। और वो इतनी खूबसूरती से जो रानी का कैरेक्टर है, वो उन एक लाइन में वो सब गाय चाहिए सबको, वो बोलते बोलते सिर्फ एक वाइप देती हैं स्क्रीन पे, वो बोलते बोलते चली जाती हैं, बहुत ही नॉनशलेंटली खत्म हो गया था सीन वहां पे, बट विनय ने कट नहीं बोला था, तो फिर मैंने कुछ बोल दिया उस टाइम पे। These are little things जो इतना उभार के निकालता है कैरेक्टर, जो कहीं लिखी नहीं होती है। This is the beauty of filmmaking, I think, बहुत सारी चीजें जो उस वक्त कैप्चर हो जाती हैं रोल के बाद, and sometimes things really sit back. So this was definitely for me also one of them. Gajendra, also एक सीक्रेट में बता दूंगा सीन का, कि जब तक तापसी ने वो लाइन बोला गाय वाली लाइन ना, तब तक हमने इतने टेक्स्ट ले लिए थे कि उसका प्रेशर कुकर फटने वाला था अभी। तो जो अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन था, जो इशू नहीं था, मेरे ऊपर भी था, सब उसने भड़ास निकाल दिया। तो एकदम परफेक्ट था कि हमने पहले सीन निकाल दिया, हमने वही स्टोरी के फ्लो में गए, सीन के ऑर्डर में ही गए,
कि आई न्यू कि बाय द एंड ऑफ इट तापसी मतलब पक चुकी होगी, अभी वो फूटने वाली है, तो उसमें हमको लाइन भी मस्त मिल गया वो। कितना फायदा उठाते हैं लोग मेरी फ्रस्ट्रेशन का, मैं बताऊं आपको। इसमें भी इसने फायदा उठा लिया मेरी फ्रस्ट्रेशन का। मैं मेरे से टेक ज्यादा होते नहीं है क्योंकि मैं खर्च हो जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ एक समय के बाद, मतलब 2-3, बस उसके बाद मुझे होता है कि बस हो गया, मेरे अंदर जितना था मैंने निकाल दिया। तो वो जो सीन में जो एक्टिंग हुई होगी वो हुई होगी, पर उसके बाद की फ्रस्ट्रेशन जो थी वो लेफ्ट ओवर में ऐसे निकली है। क्रिएटिविटी की खास बात यही है कि पल ऐसे ही निकलते हैं, वो मैकेनिकल होके नहीं निकलती, और अगर वो सीन नहीं होता तो वो ऑर्डिनरी सीन होने की तरफ चला जाता। आपने चाहे उससे पहले बहुत यूनिक था अंदर, वो जैसे डर रहा है, वो बाहर क्या बोल रही है, सब कुछ बहुत यूनिक है, लेकिन फिर भी कंपेयर करते हैं लोग तो पिछली फिल्मों में हमने क्या देखा, आगे इसमें क्या दिख रहा है। हाँ, सिर्फ उससे वो बहुत यूनिक बना। चलिए थैंक यू। एक सवाल मेरा डायरेक्टर साहब से है, बाकी लोग भी बता सकते हैं कि सत्यजीत राय से एक बार किसी ने पूछा था कि मतलब आप अपने एक्टर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे काम निकलवाते हैं, तो उन्होंने कहा था उनके पास एक्टर्स की 6 कैटेगरीज हैं और सबको डील करने का उनके पास अलग मेथड है। तो इस फिल्म में आपका क्या मेथड था, क्या अप्रोच था अपने एक्टर्स डे वन उनसे कैसे काम निकलवाना है? सी आई थिंक मेरा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक्टर का क्या प्रोसेस है, और उनको जितनी कंफर्ट मिले उनको वो काम करने में, आई ट्राई एंड अडेप्ट माई सेल्फ टू दैट। तो मैं ऐसा एक फिक्स्ड रूल लेके तो ज्यादा नहीं हूँ, बिकॉज कई चीजें होती हैं, कई काफी टाइम ऐसे होते हैं कि आपके पास बहुत ट्रेंड एक्टर्स भी होते हैं और काफी अनट्रेंड फ्रेश एक्टर्स भी आते हैं। और ये खासकर मैंने देखा जब मैंने बच्चों के साथ शूट किया है कि काफी समटाइम्स यू गेट वेरी ट्रेंड किड्स चिल्ड्रन एंड यू गेट वेरी मतलब एकदम फ्रेश। पर जो फ्रेश एक्टर्स जो आते हैं ना, वो कुछ फ्रेशनेस लेके आते हैं, उनके जो बॉडी मूवमेंट्स या उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत फ्रेश होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो ट्रेंड बच्चे होते हैं ना, वो इस तरीके से एक्टिंग करते हैं तो दूसरा बच्चा डर जाता है उनको देख के कि यू नो वो परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाता है। तो यू लर्न कि सबको एक उनका कॉन्फिडेंस के साथ खेलना पड़ता है सबसे पहले, बिकॉज काफी लोग होते हैं जो उनको मतलब दे माइट बी गुड एक्टर्स बट डर से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। एंड यू अंडरस्टैंड ईच एक्टर, ईच पर्सन पहले बिफोर यू गो ऑन टू द सेट की क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं। तो मैं एक्चुअली मेरा बहुत ऑब्जर्वेशनल रहता है और मैं ट्राई करता हूँ कि जितने एक्टर्स को कंफर्ट मिले या जितना उनको ईज हो अपना वो करने के लिए, कितना वो। और काफी एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, उनको अगर आप बोलो कि इसमें सैड फील करना, तो वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट ब्रीफ होता है उनके लिए, वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, तो उनको जाके फिर बोलना पड़ता है कि आप लेफ्ट से राइट जाओ। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरा काम बस यही होता है कि सबको समझना, सब एक्टर्स को समझना और फिर उनको कंफर्ट देना। और जब सब एक साथ आते हैं तो एक सुर पकड़ना सीन का कि ऊपर नीचे नहीं चले जाए कि कोई अपना एक्टिंग कर रहा है और कुछ कोई अलग कर रहा है, तो वो थोड़ा वो डिसजॉइंट लगता है, तो उसको थोड़ा संभालना। अदरवाइज आई थिंक हम कास्टिंग में फिल्टर कर लेते हैं, अच्छे एक्टर्स को ही लेके आते हैं, तो काम तो मेरा वैसे ही आसान हो जाता है। बट बस यही कि लोगों को मतलब उनको कंफर्ट देना, बस वही मेरा एक रूल है, उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला तो है नहीं। आपने एक बार कहा था कि मैं बहुत सी इंफॉर्मेशन विदहोल्ड कर लेता हूँ और वेट करता हूँ कि वो मेरे स्टाइल को एडजस्ट करें, तो वो चेंज हुआ है या अभी भी वही आपका रहता है तरीका? आपने बहुत रिसर्च किया है और ये पुराने मेरे इंटरव्यूज में से आपने इंफॉर्मेशन निकाला है। नहीं, बेसिकली क्या होता है कि अगेन डिपेंडिंग ऑन द एक्टर एंड उनकी पर्सनालिटी क्या है। सब लोग, काफी लोग को ओवर इंस्ट्रक्ट करोगे तो उनको दे फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। काफी लोग को आप अंडर इंस्ट्रक्ट करते हो, उनको थोड़ा कंफ्यूज छोड़ देते हो। बिकॉज काफी टाइम ऐसा हो चुका है कि एक्टर्स के साथ मैं रिएक्शन देता नहीं हूँ, मतलब मैं उनको अच्छा है बुरा कुछ बोलता नहीं हूँ, उनको थोड़ा मैं लॉस छोड़ देता हूँ एंड फिर उनको फोर्स करता हूँ कि वो कुछ सोचे। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि काफी टाइम जो पहले जो टेक्स होते हैं हम एक्टर्स के, वो एक अपने मसल मेमोरी से आता है उनका, मतलब एक उनको ना, बिकॉज दे हैव वर्क फॉर सो लॉन्ग, उनको मालूम है कि मैं सबकॉन्शियसली मैं ये जब ये स्माइल करूंगा या मैं ये इमोशन पकड़ूंगा कि अच्छा लैंड करेगा, तो इट्स फ्रॉम देयर वो एक रिस्पॉन्स ऐसे निकलता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी फिल्म की परफॉर्मेंस भी सेम रहती है, उस एक्टर की हर फिल्मों में जैसी रहती है, इसमें भी वैसे ही सेम कुछ आता है, तो यू आर नॉट एबल टू ब्रेक दैट पैटर्न। तो आई ट्राई सी कि कुछ फ्रेश हो रहा है या क्या सेम रेपिटेटिव लग रहा है कि नहीं, एंड देन यू जस्ट छोटा छोटा माइन्यूट इंस्ट्रक्शंस टू सी कि उसको थोड़ा आप ड्रिफ्ट करें, थोड़ा उसको चेंज करें। एंड
आई एम समबडी हु डज नॉट नो व्हाट आई वांट. मतलब मैं सेट पे आता तो मैं ये नहीं, मैं सोच के आता कि मुझे ये चाहिए, मुझे बस ये मालूम होता है कि इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा. और जब मुझे मिल जाता है कि क्या जो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर व्हेन आई गेट इट, आई फील दैट इज द बोरिंग ऑप्शन. अभी इसको थोड़ा और देखते हैं कि इसके आगे कुछ और है कि जो मैंने नहीं सोचा, एक्टर ने नहीं सोचा, कुछ और थर्ड ऑप्शन निकलता है जो मजेदार निकले. सो थोड़ा स्क्रैचिंग अराउंड, थोड़ा ट्वीकिंग वाला प्रोसेस रहता है वो. और मैं चाहता हूँ कि कोई हैवी हैंडेड डायरेक्टोरियल स्टाइल ना हो. मतलब मुझे बहुत पहले फिल्म स्कूल में बताया गया था कि डोंट स्पॉइल अ गुड फिल्म बाय डायरेक्टिंग इट. तो जितना कम इंटरवेंशन रहे, जितना कम उसमें घुसूं, मैं कोशिश करता हूँ. और कभी कभार लगता है कि एक्टर को जरूरत है मेरी, तो मैं पूरा उसमें स्पेसिफिक ब्रीफ में घुस जाता हूँ. इट्स ऑलवेज अ ट्रायल एंड एरर. मेरे पास थोड़ा सा समय और बचा है, एक दो सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि फिल्म के अंदर एक राइटर होता है दिनेश पंडित, जो जिसकी फिलॉसफी बहुत इंटरेस्टिंग होती है. जैसे एक लाइन वो कहता है कि, मतलब वो कहता है और तापसी के किरदार कहता है कि संबंध तो मानसिक होते हैं, शारीरिक तो संभोग होता है. तो ये ऐसा एक लाइन है जो ठिठका देता है. कोई अगर देख रहा है वो बोलेगा यार ये क्या लाइन है, मैंने इस तरीके से देखा नहीं चीजों को पहले. आप तीनों के लिए इस फिल्म में क्या कुछ ऐसी बातें रही जिन्होंने एक्सटेंशन का काम किया आपके लिए कि यार ये चीज लेके हम निकले इसके साथ, इस फिल्म के साथ, इसकी फिलॉसफी के साथ? काफी लाइनें एक्चुअली उसके अलावा भी ऐसी थी, जब मैंने पढ़ी तो वो मेरा दोबारा पढ़ने को मन किया. वो ऐसी लाइनें काफी कनिका ने लिखी हैं जो हमारी दिनेश पंडित है इस फिल्म की. तो काफी लाइनें ऐसी थी जो मुझे याद रहेंगी आगे तक जाके. अब यूज कहीं कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं वो नहीं पता मुझे, बट जिन ये देख के अच्छा लगा कि फाइनली मुझे इस तरह की लाइनें मिली हैं जो मतलब लोगों को चिपक सकती हैं काफी समय तक. वो जो होती है ना डायलॉग टाइप वाली लाइनें, वो डायलॉग वर्दी लाइनें, तो वो वाली लाइनें मेरे को ज्यादा मिलती नहीं है. तो वो मुझे जब मिली तो मैंने कहा ये तो मतलब मीम बनेंगे इस पे, तो लोग मतलब इसके तर्क देंगे आगे जाके. तो वो मुझे बोल के करके ही अच्छा लगा. तो मुझे ज्यादातर जो मेरी लाइनें हैं स्पेशली इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मैंने बोली हैं, वो मुझे ज्यादातर याद रहेंगी, खुद ही याद रहेंगी. अब मैं उनको देखती हूँ यूज कब और कैसे कर पाती हूँ, वो मेरे साथ रहेंगी वो लाइनें. अब लाइफ के अंदर कितनी एप्लीकेबल है वो मुझे उसका मुझे डाउट है, पर वो सुन के और बोल के बड़े मजा आता है उनको. जी ये जो लाइन स्पेशली आपने कही, जैसे तापसी ने भी कहा, बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी डायलॉग्स जिन्हें हम फिल्म की लैंग्वेज में कहते हैं, वो बहुत ही द रीजन व्हाई आई थिंक वो आपको भी याद रहेंगी या बहुत लोगों को याद रहेंगी इज बिकॉज वो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी का एक एक्सटेंशन है. जो कनिका की खासियत है, जो विनिल की खासियत है, और हम सब करने की कोशिश कर रहे होते हैं मोस्टली, वो ये है कि जो 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 समाज में, जो जिंदगी में, जो हम सब अपने निजी जीवन में देखते हैं, उसको एक कहीं ना कहीं पर्दे पे लाके आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाए. तो मेरे लिए तो इट इज डेफिनेटली एन एक्सटेंशन ऑफ जनरल लाइफ दैट यू सी. यही अगर एक लाइन को अगर हम बैठ के अगर उसको डाइसेक्ट करने लगे तो ये मेरे लिए तो बहुत सच है ये, कि संबंध तो मानसिक होते हैं, शारीरिक तो सिर्फ संभोग होता है. और भी ऐसी बहुत सारी चीजें. तो मेरे लिए तो डेफिनेटली इज एन एक्सटेंशन ऑफ लाइफ. इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फॉर्डर है आपके ब्रेन के लिए, जैसे आपने कहा कि वो लाइन सुन के दोबारा सुनने का मन करता है और कहीं ना कहीं उस पर मंथन करने का मन करता है कि अच्छा ठीक है ये ऐसा हो सकता है, या ये मैंने क्या सुन लिया. कहीं ना कहीं किताब पढ़ के, खासतौर पे किताबों में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें आपको पता होती हैं, लेकिन आप पता होती है जिन चीजों के बारे में आप जान रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को आप अल्फाज नहीं दे पाते. तो कभी आप कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ लें या कोई किताब पढ़ लें तो आप रिकग्नाइज करते हैं कि अरे ये चीज तो मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मेरी सोच को अल्फाजों में बदलने का शायद मेरे पास वो हुनर था नहीं. तो आई थिंक a lot of these one liners especially that you see in the film, ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की जो सोच है उनको अल्फाज में बदल देती है. तो ये ही एक रिलेटेबिलिटी चीज है जो आई थिंक कनिका इज एक्सीलेंट एट दैट. शी इज आल्सो अ रियलिस्ट. शी आल्सो वांट्स टू ब्रिंग आउट थिंग्स दैट शी हैज ऑब्जर्व्ड इन हर लाइफ एंड सॉर्ट ऑफ सर्व इट टू पीपल. मेरा आखिरी सवाल है कि फिल्म्स कुछ बहुत बड़ी होती है, कुछ छोटी होती हैं, तो उस हिसाब से लोग एक्टर्स की मेहनत का अंदाजा लगाते हैं कि एक्टर ने इतनी मेहनत की होगी, यार इसमें क्या मेहनत लगी, इसमें तो गाने गा रहे हैं, घूम रहे हैं, हंस रहे हैं. लेकिन मुझे पता है कि आप पिछले जो रोल्स कर चुके हैं उससे उसको अलग बनाने के लिए शायद स्लीपलेस नाइट्स से गुजरना पड़ता है. एक पुश एंड पुल होता है ब्रेन का कि यार क्या डालूं इसमें, क्या कैसे करूं, क्या अप्रोच डालूं नया. जब सबसे पहले आपके हाथ में स्क्रिप्ट आती है, उसको आपको अपना बच्चा उसको बनाना, खड़ा करना होता है.
वो मोमेंट्स इस फिल्म के शुरू में अप्रोच के समय क्या रहे? स्लीपलेस नाइट्स, पुश एंड पुल, उधेड़-बुन एक्टर्स के लिए। सर ये पुश एंड पुल तो चलता ही रहता है। आई थिंक हर फिल्म के साथ ऐसा होता है, बिकॉज आप अपने अपने जीवन का एक बहुत ही अहम समय, लगभग आप समझ लीजिए साल, सवा साल, या फिर अगर 6 महीने भी अपने जीवन का निकाल के किसी एक चीज को डेडिकेट कर रहे हैं, सो यू रियली वांट टू मेक श्योर दैट इट इज वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट, एंड ऑब्वियसली वर्थ योर टाइम एंड योर मनी, जिनके लिए इवेंचुअली हम फिल्म बना रहे हैं। तो अलग अलग कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ। आई थिंक क्योंकि आज एक एक इतना बड़ा मार्केट है स्टोरी टेलिंग का। चाहे फिर आप सिर्फ सिनेमा से अगर अलग हटके हम देखें, तो आज हमारे पास ऑडियो बुक्स आ गई हैं, आज हमारे पास किताबें तो थी, आज इतने अलग अलग मीडियम्स फॉर द सेम थिंग्स आ गए हैं। सो यू रियली वांट टू हैव योर ए गेम ऑन, और जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप चाहते हैं कि आप उन पे सक्षम उतरें, आप मेहनत करें और लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक आर्काइवल वैल्यू बना दें। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं जो भी किरदार मैंने किए हैं उनकी एक आर्काइवल वैल्यू हो। चार दोस्त कभी फिल्म का जिक्र हो तो उस बारे में बैठ के सिर्फ फिल्म ही नहीं, फिल्म से उन्होंने क्या चीजें ली हैं उनको भी डिस्कस करें। सो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, तो वो यस अलग अलग फिल्में करना चाहते हैं, बट बाय द एंड ऑफ इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज टू स्टे रेलेवेंट, कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी क्वोशंट हो, और फिल्म का, किरदार का, और जो दुनिया आप दिखाना चाहते हैं उसकी एक आर्काइवल वैल्यू हो, और वो प्रोसेस कीप्स चेंजिंग फ्रॉम फिल्म टू फिल्म। तापसी जी। जी, आप मेरे कौन से कैरेक्टर्स को और काम को कंपेयर करें मुझे बताएंगे तो मैं थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगी। नहीं, स्पेसिफिकली कंपेयर नहीं कर रहा, पर आमतौर पे ये होता ही है कि आप उसको अलग बनाने की तो कोशिश करते ही हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का ही एक्सटेंशन होता है कैरेक्टर। आप उसको तो काया पलट कर नहीं सकते। वही शरीर है, वही आवाज है, वही टोन है, वही निकाल रहा है। तो आप डिफरेंट बनाने के लिए दिमाग लगाते हैं कि इसको मैं कैसे अलग बनाऊं या ट्रू बनाऊं जो स्क्रिप्ट में लिखा है। जी, वो ना आधा आधा काम तो जो राइटर और डायरेक्टर होते हैं ना वो हेल्प कर देते हैं करने में, क्योंकि जब विनिल, जब स्पेशली इस टाइम पे जब मैं रानी कश्यप का किरदार करने लगी थी तो वो बहुत माइंडफुल थे कि ये पहले जो तुमने किया है उससे सिमिलर दिखना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए। तो चाहे वो मेरा दिखने का तरीका हो, मेरे कैसे मेरे बाल हैं, मेरे कपड़े, मेरे सब चीजें जो जो थोड़ी सी कॉस्मेटिक चीजें होती हैं, जो बाहरी चीजें होती हैं, वो उसका बड़ा माइंडफुल था विनिल के ये वैसे नहीं लगनी चाहिए कहीं से भी। डिमीनर तो ऑब्वियसली डिफरेंट था। मैंने कभी इस तरह का किरदार नहीं पोर्ट्रे किया जो अपनी सेक्सुअलिटी यूज करे, उसको जो अदाएं यूज करे लोगों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए। मैंने इस तरह का किरदार पहले कभी किया नहीं है, तो मेरे लिए वो ऑटोमेटिकली ऑन एट पेपर लेवल ही अलग होने वाला है, कोई नई चीज करने वाली जो मैंने खुद को अपने आप को ना मैंने कभी करी है पहले, ना ही मैं पर्सनली रिलेट करती हूँ इस तरह के कैरेक्टर से। सो मेरे लिए क्या था, बड़ा कैसे ना आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एक्सपीरियंस था, कि जो मतलब मुझे आसानी से नहीं आता, या मैंने अपने आप को इमेजिन नहीं कर रखा है ऐसा कुछ करते हुए पहले। तो मुझे पता था मैं जो भी करूंगी इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो शायद थोड़ा अलग ही दिखे, क्योंकि ये मेरा जोन है ही नहीं। तो वो उस वजह से मैं काफी हद तक इसको कुछ अलग हटके कर पाई, या ये अलग दिख पाया रानी का कैरेक्टर। फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और बहुत थैंक यू बहुत सम्मान आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच गजेंद्र जी। थैंक यू।